रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंगी सूरत-ए-हाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक का सबसे बड़ा तनाज़ा मानी जा रही है। किसी भी मुल्क पर जंग मुसल्लत करने के कुछ मकासद होते हैं। बात मुतालबात से मुज़ाकरात और फिर तनाज़ात यानी क्राइसिस और आखिर में जंग तक जा पहुंचती है। मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए पहले ज़रा माजी में चलते हैं। 1920 से 1990 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और इसके ठीक एक साल बाद यानी 24 अगस्त 1991 को इसने खुद को दुनिया भर में एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करवा लिया। आज़ादी के बाद यूक्रेन में ज़्यादातर आबादी रूसियों की थी। इसके अलावा वो ग्रुप्स भी थे जिनका झुकाव लिसानी, मजहबी और सकाफती बुनियाद पर रूस की तरफ था। लिहाजा इनमें और मगरिब के हिमायतियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। रूस का मौक़िफ़ था कि यूक्रेन के इलाकों में रूसी नस्ल कशी की जा रही है, जबकि मगरिबी ममालिक ने खित्ते में बदअमनी की वजह शरपसंद अनासिर को रूसी सपोर्ट करार दिया। ये झड़पें 2014 में शदीद हो गईं, लेकिन मज़ीद हालात तब कशीदा हुए जब इस वक्त के यूक्रेनी सदर विक्टर यानुकोविच ने रूस की तरफ झुकाव रखते हुए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि मगरिबी ममालिक के हिमायतियों ने सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज करते हुए इनकी हुकूमत गिरा दी और इसी साल रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। ये वो इलाका था जिसे 1954 में सोवियत लीडर निकिटा क्रूश्चेव ने यूक्रेन को दे दिया था। इनका ख्याल था कि ये इकदाम रशिया और यूक्रेन के लोगों के दरमियान भाईचारे को फरोग देगा। 1991 में जब यूक्रेन आज़ाद हुआ तो क्राइमिया ने इसके साथ मुंसलिक होने का फैसला किया। इस खित्ते को मुकम्मल खुद मुख्तारी तो दे दी गई, लेकिन बहुत से रशियंस को क्राइमिया और यूक्रेन का साथ होना कुछ खास पसंद नहीं आया। रशिया की इस इलाके पर नज़र थी। 2013 के सेंसस के मुताबिक यहाँ 65% से ज़ायद रशियंस और 15% आबादी यूक्रेनियंस की थी, जबकि 85% अफराद रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो फिर हुआ ये कि मार्च 2014 में क्राइमियंस ने रशिया का हिस्सा बनने के लिए अपना वोट डाला और इस तरह ये खित्ता रशिया ने हासिल कर लिया। इस कब्जे के बाद अलहदगी पसंद अनासिर शेर हो गए और उन्होंने मशरिकी यूक्रेन पर कब्जा करने की अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी। बिलाखिर रशिया ने इन बागियों के ग्रुप की सरपरस्ती करते हुए मशरिकी यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फ़ौज 2014 में बागियों के इन ग्रुप से बरसरे पैकार रही, यहाँ तक कि 2015 में जर्मनी और फ्रांस के ताउन से दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के लिए मुआहदा-ए मिन्स्क तय पाया। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंग बंदी और फ़ौज के इनखला यानी मिलिट्री विड्रॉल का पाबंद किया गया। इस मुआहदे के 8 साल गुजर जाने के बाद भी सूरत हाल बदलने के बजाय बिगड़ गई। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद किया और हालात कशीदा होते चले गए, यहाँ तक कि 22 फरवरी 2022 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास खित्ते के डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया और फौजी दस्ते भी रवाना कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात देर से ही सही पर अब बिला आखिर शुरू कर लिए गए हैं, लेकिन डोनबास, लोनेस्क, कायव, चेर्नोबिल, खैरोसन में रूसी फौज ने शदीद तबाहकारी मचाई है। ये इलाके रूस के मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल हैं, जबकि मैरोपोल के इलाके के हालात शदीद कशीदा हैं। सवाल ये उठता है कि यूक्रेन से जंग के पीछे सदर पुतिन के मकासद क्या हैं? पुतिन को सबसे बड़ा खतरा यह है कि मगरिबी ताकतें नेटो इत्तेहाद को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। इसलिए रशिया की तरफ से बार बार यूक्रेन पर जोर डाला गया कि वो नेटो का मेंबर ना बने। नेटो के कवानीन के मुताबिक अगर किसी भी इत्तेहादी मुल्क पर हमला किया जाता है तो बाकी इत्तेहादी ममालिक इसका साथ देंगे। यूँ अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो वो ममालिक जो इस वक्त नेटो में शामिल हैं वो भी रशिया के मद्दे मुकाबिल होंगे। पुतिन सकाफत और तारीख की बुनियाद पर यूक्रेन और रशिया को एक समझते हैं। तारीखी एतबार से ये बात ठीक भी है, लेकिन क्या इसे वजह बनाकर यूक्रेन पर काबिज होना सही है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बरतानिया इंडिया और पाकिस्तान पर दोबारा अपनी बादशाहत मुसल्लत करे, महज इसलिए कि वो उनकी तारीख का हिस्सा रहे हैं। क्या इस बात का कोई सर पैर बनता है? दूसरी जानिब पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में जारी मिलिट्री ऑपरेशन नाजी नज़रिए के खात्मे के लिए किया जा रहा है, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक इनका ये कहना गलत है, क्योंकि वो खुद एक डेमोक्रेटिक स्टेट के ज्यूइश प्रेसिडेंट हैं।
تاریخ پر نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ اگر اس جنگ کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو یہ سارے یورپ میں پھیل جائے گی۔ روس اس وقت دنیا میں سب سے بڑا گیس کا پروڈیوسر اور برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اگر روس یہ گیس کی سپلائی یورپ پر بند کر دیتا ہے تو اس کی انڈسٹری بری طرح متاثر ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بادشاہتوں کا قیام اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر کی جانے والی حکومتیں زیادہ عرصے چل نہیں پاتی۔ ایسے میں دونوں ممالک کے سربراہ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی ساری دنیا کے لیے اس میں بہتری ہے۔